हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो सीड बैच का चैप्टर नंबर 5 साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो ये हमारा बायो का चैप्टर है। अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। अब ये सेल क्या होता है? देखो, इमेजिन करो कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से बनी है। जैसे आप इतनी बड़ी बिल्डिंग देखते हो, बिल्डिंग कैसे बनी है? अगर हम ब्रेक डाउन करें तो भाई उस पर फ्लोर्स है, रूम्स बने हुए हैं। रूम कैसे बना हुआ है? वॉल्स दिख रही है हमें, 4 वॉल्स खड़ी करी, बन गया रूम। अब ये वॉल्स कैसे बनी है? एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक 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 करके बनी है। अब ये ब्रिक्स कैसे बनी है? सैंड से। सो बेसिकली एक छोटी सी चीज से ब्रिक बनी, ब्रिक से वॉल, वॉल से रूम, रूम से बिल्डिंग। सो इस तरीके से हर कोई बड़ी चीज छोटी चीजों से बनी है। सिमिलरली हमारी बॉडी भी सेल से बनी हुई है। सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, अलग अलग ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारी बॉडी बनाते हैं। ठीक है। सो सेल हो गई हमारी स्मॉलेस्ट, क्योंकि साइज में बहुत छोटी होती है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्वेश्चन आ जाता है। स्ट्रक्चरल इसलिए बोलते हैं भाई क्योंकि यही बेसिकली हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर कैसे बना है? सेल से बना है। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर यही हो गया। एंड फंक्शनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म्स होते हैं, ये सारे फंक्शन ये सेल परफॉर्म करते हैं। सो कैसे फ्रेम करेंगे आंसर हम? इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट एज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर सेल से बना है। एंड फंक्शनल यूनिट एज इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस बोले तो क्या? लाइफ प्रोसेसेस मतलब डाइजेशन एक लाइफ प्रोसेस है, या अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें वो एक लाइफ प्रोसेस है। देन एक्सक्रीशन की बात करें, अगेन इट्स अ लाइफ प्रोसेस। जो पूरा बॉडी में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, अगेन अ लाइफ प्रोसेस। सो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस के सारे फंक्शंस ही छोटे छोटे सेल्स ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात करते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना, जितनी बार भी यहाँ पे आएगा ना डिड यू नो, बुक में क्या होता चाहिए, बॉक्स है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ वाले डिड यू नो इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे डिड यू नो में पहली चीज है, सेल्स का नाम सेल कैसे रखा गया, किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, अभी सब स्टडी करेंगे। सेल का नाम सेल्स इसलिए रखा गया क्योंकि जब सेल्स को पहली बार ऑब्जर्व किया था सो वो इस तरीके के दिख रहे थे, एंड ऐसे ही इसके साथ और ऐसे जुड़े 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 जुड़े। ठीक है। तो वैसे देखोगे एक हनी कॉम सा स्ट्रक्चर था। अगर आप एक सिंगल इसको ऑब्जर्व करोगे, ये देखो इस तरीके से। सो ये कैसा लग रहा था? एक छोटा सा रूम, और कैसा रूम? जहां पे बुद्धिस्ट प्रे करते थे। सो व्हाई वर दे नेम्ड सेल्स? बिकॉज द सेल लुक लाइक द स्मॉल रूम ऑफ अ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री विच वर कॉल्ड सेलुलेस। तो यहाँ पे जहां बुद्धिस्ट बैठ के प्रे करते थे उसको सेलुलोस बोलते थे, वहां से ये वर्ड सेल आया, हेंस द नेम सेल वाज गिवन। ठीक है। अभी किसने नाम दिया, कौन थे? सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। सो ये नाम याद रखना है, क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया? इन द ईयर 1665। अब क्या किया उन्होंने अपना खुद का, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे माइक्रोस्कोप वगैरह तो बने नहीं होते। सो सब साइंटिस्ट अपने अपनी चीजें ही बनाते थे। सो उनका सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था, उसके नीचे उन्होंने कॉर्क का स्लाइस देखा, एंड उसमें इन्होंने इस तरीके के सेल्स देखे। लेकिन जो सेल्स उन्होंने देखे थे वो डेड सेल्स थे, तो इसलिए उनको इसके अंदर कोई मूवमेंट वगैरह ये सब चीजें नहीं दिखी थी। उनको बस ब्लैंक सेल्स दिखे थे, जो कि क्योंकि वो डेड थे। ठीक है। अब इसको रीड करते हैं। He observed that dead cells in a thin cork slice in a self-made microscope, and this was the beginning of cell study and discovery. वहाँ से हमारी सेल की डिस्कवरी या सेल की थ्योरी आई थी। ठीक है। ऑल्सो अगर कॉर्क की बात करें तो इट इज अ लाइट वेट मटेरियल मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ओक ट्री। अभी आप देखते होंगे वाइन की बॉटल्स के ऊपर कॉर्क लगा होता है। सो वो जिस मटेरियल से बना होता है उस मटेरियल की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटा, 2 पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी आर। अब पोस्टुलेट्स क्या होता है? बेसिकली कोई ऐसी चीज जो यूनिवर्सली मानी जाती है। ठीक है। सो सेल थ्योरी के 2 चीजें हैं। पहला कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज हमारी सेल से बनती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है। एंड दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स है ना वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं। ऑलरेडी कोई सेल है वो फर्दर डिवाइड होकर नए सेल बनाएगा, तो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सारे सेल्स
बनते हैं। अभी होता कैसे है तो ये चीज पूछ सकते हैं, वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पे हम दो टाइप के ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। वन इज यूनिसेलुलर। अब नाम से पता चल रहा है बच्चे, यूनी मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल। सो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बना है। सो द ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल सच एज अमीबा। जैसे अगर हम अमीबा की बात करें तो ये पूरा अमीबा एक यूनिसेलुलर है, मतलब इसमें सिर्फ एक सेल है जो सारी फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। एंड सिमिलरली इसका ऑपोजिट हो गया मल्टी सेलुलर। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, जैसे हम लोग, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। सो द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन वेरियस सेल्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स एज प्लांट, फंगी एंड एनिमल्स। तो ऐसे मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें अलग अलग सेल्स हैं और हर सेल अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बात करते हैं, हाउ कैन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सेल। अब देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने क्या पढ़ा कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें अलग अलग सेल्स हैं। एंड उससे पहले हमने पोस्टुलेट पढ़ा कि भाई जो भी सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं। सो वो कह रहे हैं कि जैसे हम मल्टी सेलुलर की जब हम बात करेंगे तो एक सिंगल सेल से इतने सारे सेल्स कैसे बन गए। सो उसका आंसर है बाय डिवीजन, सेल डिवीजन। जैसे देखो सिंपल सी बात है, एक पेरेंट को अगर हम ले, फादर है मदर है, वो अपने जैसे और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, अपने जैसे और बंदे बना देते हैं, मतलब अपने जैसे और ह्यूमन बींग्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से सेल भी ये काम करते हैं, सेल खुद को डिवाइड करके और सेल्स बनाता रहता है। जैसे ये अभी हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे एक सेल है, उसने फर्दर खुद को डिवाइड किया, दो सेल, डॉटर सेल बोलते हैं इनको, वो बन गया। इसने आगे फर्दर डिवाइड करा और बनते गए। सो ये यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से हमारे सेल्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो अ सेल कैन डिवाइड इटसेल्फ इनटू सेल ऑफ इट्स ओन टाइप। अपने जैसे और टाइप के सेल्स बना सकते हैं। देयरफॉर मोर सेल्स कैन जनरेट फ्रॉम अ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स। तो मतलब और सेल्स बन सकते हैं ऑलरेडी जो एग्जिस्ट सेल कर रहे हैं उन्हीं से ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आगे बात करते हैं द शेप ऑफ द सेल। अब सेल के बारे में हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस कर ली, क्या सारी सेल्स एक जैसे दिखते हैं? नहीं। यहाँ पे ही अगर आप इमेजेस देखोगे तो देखो हमारा जो मसल सेल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, हमारा ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, इस तरीके से दिखते हैं। जो बोन सेल है वो इस तरीके का है, फैट सेल ये रहा, ये स्पर्म हो गया, ये हमारा ओवम है एंड ये हमारा नर्व सेल है। सो यू कैन सी कि यहाँ पे है ये सारे सेल्स ही, लेकिन इनकी शेप, साइज वगैरह कितना अलग अलग है। ठीक है, सो द शेप ऑफ द सेल मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म इन एन ऑर्गेनिज्म। सो एक ऑर्गेनिज्म में उनका क्या फंक्शन है, कौन से फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, उस हिसाब से इनका साइज और शेप अलग अलग हो सकती है। नाउ सेल्स आर केपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप, और ये अपनी शेप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वाइट ब्लड सेल्स एंड अमीबा कैन चेंज शेप ऑन देयर ओन। जैसे अमीबा का भी हमने एग्जाम्पल लिया था, एंड इस तरीके से हमारा अमीबा होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है तो ये इसकी फिक्स शेप है, ये अपनी शेप चेंज कर, जैसे थोड़ा सा इसने मूवमेंट किया, अब ऐसे से ये ऐसे 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 करके ऐसा हो गया। ठीक है, सो वो अपनी शेप चेंज कर सकता है। सिमिलरली हमारे व्हाइट ब्लड सेल भी ऐसे ही शेप चेंज कर लेते हैं, बट ये एक हो गया कि उनकी जैसे अभी है थोड़ा बहुत चेंज कर लेगा, बट उसका स्ट्रक्चर सेल का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, समझ आया। चलो आगे बात करते हैं बच्चे, हाउ कैन सेल्स परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब जो सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं। सो देखो जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन भी हो रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है। सो अलग अलग चीजें कैसे परफॉर्म हो रही है, ये सब अलग अलग ऑर्गन सिस्टम कर रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन के पार्ट में प्ले कर रहे हैं, कुछ हैं जो एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं। सो अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स का काम होता है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करना। अभी हम आगे चैप्टर में जब बढ़ेंगे सो हम अलग अलग ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा ऑर्गेनल क्या फंक्शन प्ले करता है। ठीक है, सो सेल्स आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शंस in an organism. A cell contains specific components which are called
ऑर्गेनल्स, जिसको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। बच्चे मेरे समझाने के बाद भी मैं हमेशा ये आपके लिए रीड आउट करूंगी, बिकॉज कभी कभी ना टॉपिक समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में, जब क्वेश्चन आता है तो ये होता है यार पता तो है इसको फॉर्म कैसे करें। इसीलिए हमेशा ये नोट्स इसीलिए आपके लिए, ताकि आपको पता रहे कि एग्जाम में आपने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सो ईच ऑर्गेनल इन द सेल कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू सेल्स, cleansing the waste of cell. Thus organelles allow a cell to perform several kind of functions या एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो इसका क्या मोटा मोटा आंसर होगा, कैसे अलग अलग करते हैं फंक्शन परफॉर्म, क्योंकि सेल के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। अब जब हम एक सेल की बात करते हैं उसके 3 मेन कंपोनेंट्स है। एक होता है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन वी हैव द न्यूक्लियस एंड वी हैव साइटोप्लाज्म। ये कंपोनेंट्स ऑफ सेल है। अभी जब हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे वो भी देखो, एक छोटा सा एग्जांपल ये मैं यहीं दे देती हूँ आपको। जैसे मान लो ये हमारा सेल हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये सेल हो गया। अब ये जो आपको आउटर कवरिंग दिख रही है ये होता है बच्चे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी की वजह से एक अलग अलग सेल्स एक दूसरे से अलग अलग हो पा रहे हैं क्योंकि आउटर कवरिंग है हर सेल की, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसे से एक आपको सर्कल दिखेगा जो हमारा न्यूक्लियस होता है, अभी डिटेल में जाएंगे, ठीक है। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया बच्चे, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। हर सेल के अंदर मिलेगा आपको, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, एंड इस पूरे में यहाँ पे एक फ्लूइड होता है, लिक्विड सा फ्लूइड होता है जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है। सो ये कंपोनेंट है, ये 3 मेन कंपोनेंट है एक सेल के। इसके अलावा इसके अंदर और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। बट कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे कंपोनेंट्स है और वो सेल ऑर्गेनल। अभी हम जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो अब देखोगे इसको भी हम ऑर्गेनल कहेंगे, बट मेन ऑर्गेनल हो गया, ठीक है। चलो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, शॉर्ट में तो मैंने आपको बता दिया। स्टार्ट करते हैं हम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, जैसा मैंने बताया किसी भी सेल की एक आउटर कवरिंग, दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है भाई, देखो इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, अभी सब मैं रीड भी कराऊंगी, डोंट वरी। जैसे हमें पता है हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। अब भाई सेल, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब हर सेल के अपने अलग अलग अंदर कंपोनेंट्स है, तो अगर ये आउटर कवरिंग नहीं होगी तो ये तो सारे मिक्स होके फैल जाएंगी चीजें। सो हर सेल की आउटर कवरिंग उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग रखती है, ठीक है, समझ में आया। सो ये आउटर कवरिंग हमारी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बच्चे एक प्लांट सेल है इस शेप में। जब भी देखोगे एनिमल सेल को हमेशा हम ऐसे राउंड की तरह दिखाते हैं, एंड प्लांट सेल कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम भी कर देती हूँ, आपको दिखेगा ये 2 कलर्स दिख रहे होंगे आउटर कवरिंग में, एक लाइट कलर सा है और एक डार्क ग्रीन कलर सा है। सो यहाँ पे ये जो लाइट कलर आपको दिख रहा है दैट इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वी ऑल्सो कॉल इट एज सेल मेम्ब्रेन। सो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसके ऊपर एक और कोटिंग है, वो हमारी सेल वॉल होती है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, बट ये प्लांट वाली है इसलिए ऐसा है। अगर आप एनिमल वाले का देखोगे उसमें सिर्फ एक ही कवरिंग होती है जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। यहाँ फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा कौन सी आउटर, कैसी आउटर कवरिंग की बात करते हैं हम। चलो रीड करते हुए चलते हैं अब साथ साथ एक एक करके। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको बताया सेल के कंपोनेंट्स को बाकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करने के लिए कवरिंग दी जाती है, ठीक है, डन। चलो अब दूसरा पॉइंट है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ। अब देखो इसका काम क्या है, अब सेल है, ऐसे तो है नहीं सेल अपना अपना कुछ कर रहा है, जो बना रहा है खुद ही ले रहा है। अब कुछ चीज़ें अगर वो बना रहा है जो हेल्पफुल है वो बॉडी के बाहर भी जाएंगी, बॉडी के बाहर से भी, बाहर मतलब बॉडी के अंदर ही, बट सेल के बाहर से चीज़ें भी उसको चाहिए। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है कि वो कुछ चीज़ों को अंदर अलाउ करता है एंड कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करता। मतलब इसका एक और नाम है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये डिसाइड करेगा कि सेल के अंदर क्या आएगा, चाहे वो कोई मटेरियल हो, चाहे वो पानी हो। सो कितना सेल के अंदर आएगा, क्या चीज सेल से बाहर जाएगी, ये सब काम
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई बड़ा सा घर है, कोई बंगलो है, वहाँ पे वॉचमैन होता है। अब वॉचमैन डिसाइड करेंगे ना कि भैया अगर ये तो इन लोगों के रिलेटिव्स हैं या इनको जानते हैं, तो वो उनको परमिट करेगा कि आप बंगलो के अंदर जा सकते हो, अदरवाइज वो आपको अंदर नहीं जाने देगा। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम भी यही होता है कि वो डिसाइड करेगा कि सेल के अंदर क्या जाएगा और सेल के बाहर क्या जाएगा, इसीलिए उसका नाम है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज वो सिलेक्टिवली चीजों को परमिट देगा अंदर जाने का। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री and exit of some material in and out of the cell, so the cell membrane is called a selectively permeable membrane। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। एक चीज और देखो, ये जो आप इमेज देख रहे हो कंफ्यूज मत हो ना, देखो इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है इस टॉपिक में, लेकिन मैंने सिर्फ आपको दिखाया हुआ जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको और जूम करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, चलो आगे अब बात करते हैं। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एनिमल सेल्स में भी होता है। अभी सेल वॉल की बात करेंगे वो सिर्फ प्लांट में होते हैं, लेकिन जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वो हमारा सेल उसमें प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। ठीक है, अब आगे देखो जरा। इट इज हाईली फ्लेक्सिबल लिविंग मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किस चीज से बनी है, तो वो बच्चे प्रोटीन्स और लिपिड्स से बनी हुई है। एंड ये जो है हमारी बहुत ही फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है तभी वो चीजों को अंदर बाहर आने दे रही है और जाने दे रही है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। अब बार बार हम ये बोल रहे हैं कि वो परमिशन देगी, क्या चीज अंदर आएगी क्या चीज बाहर जाएगी, लेकिन एक्चुअल में चीजें अंदर बाहर कैसे होते हैं? कोई तो प्रोसेस होगा जिससे कोई चीज अंदर आ रही है या बाहर जा रही है। सो हमारे पास दो प्रोसेसेस है, वन इज डिफ्यूजन एंड वन इज ऑस्मोसिस। सो ये कोई ऐसे डिफ्यूजन वर्ड कोई ऐसा नहीं है कि आपने पहले नहीं सुना होगा। डिफ्यूजन हमने केमिस्ट्री में भी सुना हुआ, क्या है अभी हम डिस्कस कर लेंगे। सो हाउ कैन सब्सटेंस मूव इन एंड आउट ऑफ सेल। सो पहले बात करते हैं डिफ्यूजन की। सो डिफ्यूजन में हमें पता है क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं, ध्यान से सुनना, पार्टिकल्स कह लो या मॉलिक्यूल्स कह लो, पार्टिकल्स जो हैं मूव करते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स मूव करते हैं, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज एक बीकर है, दो है हमारे पास, दोनों में मान लो पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें पार्टिकल्स हैं ऐसे ऐसे बहुत सारे भरे भरे, यहाँ पे भी समझ लो पानी है, इसके अंदर थोड़े थोड़े पार्टिकल्स हैं। सो आप यहाँ पे देखोगे पार्टिकल्स बहुत पास पास है। सो ये क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन। यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर है, सो लो कंसंट्रेशन। तो पार्टिकल्स हमेशा ऐसी जगह पे जाएंगे जहां लो कंसंट्रेशन। अब भैया दब के रह रहे हैं, सो वो ऐसी जगह पे जाना प्रेफर करेंगे ना जहां पे वो खुले से अपने आप को स्प्रेड कर सकते हैं, पूरा स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं। सो पार्टिकल्स हमेशा बेटा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाता है, इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। ठीक है, रीड कर लेते हैं एक बार। The process of movement of molecules from a region of high concentration to lower concentration to spread uniformly in given space, ताकि वो आराम से यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर सके। सो ये होता है हमारा डिफ्यूजन, याद रहेगा। अब हम बात करेंगे ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस की जब हम बात करते हैं तो हम दो टर्म्स में बात करेंगे, एक पार्टिकल्स की टर्म में और एक वाटर की टर्म में, बट एक एक करके। इसमें पहले शॉर्ट में मैं बताती हूँ, जब पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन हाई से लो से हाई पे, अभी देखो डिफ्यूजन में हमने देखा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जा रहे हैं। सो अब आपको लगेगा अच्छा तो ये लो से हाई पे जा रहे हैं, सेम चीज ही तो है। नहीं, यहाँ पे कौन फ्लो करता है, अगर कहीं पे पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन कम है, जैसे यहाँ पे देखो थोड़े से पार्टिकल्स है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स है। सो अगर डिफ्यूजन की बात करें तो पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे, ये हो गया डिफ्यूजन। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे, यहाँ पे वाटर मूव करेगा, या हम बोल सकते हैं जो भी सॉल्वेंट है वो मूव करेगा। सो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। सो यहाँ पार्टिकल्स कम है, इधर पार्टिकल्स ज्यादा है। पार्टिकल्स तो ज्यादा से कम में आएंगे, लेकिन जो पानी है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे, जहां पे लो कंसंट्रेशन था यहाँ का पानी इधर फ्लो कर गया। सो वाटर फ्लोज फ्रॉम
लो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, याद रहेगा डिफ्यूजन में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, ऑस्मोसिस में हमारा वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये हो गया एक तरीका इसको समझने का। दूसरा तरीका आप ऐसे समझ सकते हो कि इन दोनों केस में, इसको ऐसे कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक बीकर है, यहाँ पे एक बीकर है। ठीक है, हम अलग अलग लेके समझा रही हूं मैं। इधर हमारा पानी, ये पानी 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 भर दो, इधर भी पानी 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 भर दो। अब यहाँ पे पार्टिकल्स कम कम है, इधर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको ऐसे समझे कि यहाँ पे पार्टिकल्स कम है, सो दैट मीन्स वाटर जो है वो ज्यादा है, वाटर कंसंट्रेशन हाई है। सिमिलरली यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है भाई, सो पानी कैसा हो गया, पानी का कंसंट्रेशन कम हो गया। सो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि पानी का कंसंट्रेशन जहां ज्यादा है, जिधर ज्यादा पानी है वो उधर मूव करता है जहां कम पानी है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा पानी है, पार्टिकल्स तो थोड़े थोड़े, पानी बहुत ज्यादा है। अब पानी देख रहा है बेचारा, वहां तो इतना कम पानी है, तो पानी उधर चला जाता है कि यार उसको पानी की जरूरत है, यहाँ तो पहले ही बहुत पानी है। तो इसको हमने दो टर्म्स में पढ़ा, पहले पार्टिकल्स के वे में कि जहां पार्टिकल्स कम है वहां से पानी ज्यादा पार्टिकल्स की तरफ जा रहा है। इसी केस में अगर हम पानी का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, सो पानी कह रहा है कि वहां पे पानी कम है, पार्टिकल्स क्योंकि ज्यादा है तो पानी अपने आप कम हो गया, सो पानी अपना उधर फ्लो कर गया। ठीक है, दोनों तरीके समझ में आए, क्योंकि कहीं टॉपिक्स में हम सिर्फ पानी के बिहाफ पे ही देखेंगे, कहीं पे हम पार्टिकल्स के हिसाब से देखेंगे। हो दोनों में सेम ही रहे, पानी इधर ही फ्लो करेगा। अब यहाँ पे ऐसे देख लो, इधर दो तरीके से, सेम डायग्राम को दो तरीके से देखते हैं। यहां पे हमें दिख रहा है पार्टिकल्स कम है, सो पानी कम पार्टिकल्स से ज्यादा पार्टिकल्स की तरफ चला गया। इसको आप ऐसे देख लो, यहाँ पे पानी ज्यादा है, इधर पानी कम है, सो पानी ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन पानी जहां पे है वहां पे मूव कर गया। ठीक है, आई रियली होप समझ में आ गया होगा। प्लीज अगर कंफ्यूजन है एक बार रिवाइंड करके वीडियो देखना, इजी चीज है, समझ में आ जाएगी। बाकी अभी हम आगे बहुत टॉपिक्स में उस ऑस्मोसिस को पढ़ने वाले, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, कि जब डिफ्यूजन पढ़ते हैं वहां पे पानी के मॉलिक्यूल्स इधर उधर नहीं होते, वहां पे जो पानी के अंदर पार्टिकल्स है वो इधर उधर होते हैं। ठीक है, नाउ फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ये पार्टिकल्स के हिसाब से बोल रहे, सॉल्यूट जहां पे ज्यादा या कम है। सो थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड आर ऑस्मोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्लास बार मैं आपको बता रही हूँ, देखो इस तरीके से हमारे पास है। अब यहाँ पे दोनों में पानी भर दिया हमने। ठीक है, अब इसमें मान लो आप 1 चम्मच नमक डाल रहे हो या आप 1 चम्मच सॉल्ट डाल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने 1 चम्मच डाला, पार्टिकल्स 1 चम्मच ही है तो ऐसे ऐसे करके स्प्रेड हो गए। इधर आपने 10 स्पून डाल दिए सॉल्ट के या कुछ के, तो अब सॉल्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं, सो वो पास पास है। सो यहाँ पे जब हमने 10 स्पून डाला, ज्यादा सॉल्ट डाल दिया, सो यहाँ पानी का कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्ट ज्यादा हो गया तो पानी का कंसंट्रेशन कम हो गया। एंड इस केस में हमारा पानी ज्यादा है, सॉल्ट कम है। सो इस तरीके से पानी का कंसंट्रेशन कम, क्योंकि यहाँ पे आप देख के आप बोलोगे ना कि यार इधर भी पानी बराबर है, इधर भी पानी बराबर है, तो मैम ऐसे क्यों कह रही है कि यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि इसमें सॉल्ट पार्टिकल्स ने ज्यादा जगह ले ली, पानी के पार्टिकल्स को कम जगह मिल रही है। इधर पानी के पार्टिकल्स ही भरे हुए हैं, सॉल्ट के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े से है। सो इस तरीके से सेम लेवल पे होने के बाद भी पानी का कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकता है। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी से ही रिलेटेड टॉपिक है हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन वी पुट एन एनिमल सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और शुगर। सो अगर एक एनिमल सेल को हम ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जिसमें जैसे सॉल्ट का सॉल्यूशन हो गया या शुगर का सॉल्यूशन हो गया ऐसे, सो अब जब आप उसमें शुगर या सॉल्ट डालें तो पानी का कंसंट्रेशन चेंज होगा। इस केस में हमारे पास 3 चीजें पॉसिबल है, पहले वो 3 चीजें समझेंगे एंड देन हम यहाँ पे अपना टॉपिक पढ़ेंगे। देखो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, यहाँ पे मान लो 3 बीकर्स ले लिए मैंने अलग अलग एंड तीनों में पानी भर दिया।
ठीक है, एंड तीनों के अंदर ही हमने एनिमल सेल रख दिया। ठीक है बच्चे, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखना है, इसमें हमने सॉल्ट और शुगर डाला है। अब मान लो वही बात करते हैं, 1 चम्मच डाला है इसमें, तो यहाँ पे सॉल्ट क्या है हमारा, सॉल्ट कम है, वाटर ज्यादा है। ठीक है, मतलब वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है। इधर की बात करें, अगर मान लो इसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा डाल दे तो इसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है, एंड इधर बात करते हैं कि सॉल्ट और वाटर का कंसंट्रेशन बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन यहां से होगा कि वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सो अगर इसमें वाटर ज्यादा है सो हम ये मान के चलेंगे कि सेल के अंदर जो वाटर है और बाहर जो पानी है, बाहर पानी ज्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो इधर अगर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, जहां पे पानी ज्यादा है, पानी क्या कहता है, अरे यार इस बेचारे के पास कितना कम पानी है, मैं यहां चला जाता हूं। सो यहाँ पे सेम चीज होगी, बाहर वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सो वो सेल के अंदर जाएगा। सो इस केस में पानी सेल के अंदर जा रहा है। जब पानी सेल के अंदर जाएगा बच्चे, सो सेल हमारा क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगा। इमेजिन करो एक बलून है, उसमें पानी भरते जा रहे हो, वो क्या होगा, फूल जाएगा। इसी तरीके से जब ऑस्मोसिस से पानी अंदर गया सेल के, तो सेल हमारा सूज गया, बेसिकली स्वेल अप हो गया। ठीक है, पहला केस। ठीक है, दूसरा है, अब पानी का कंसंट्रेशन कम है, सो वाटर कंसंट्रेशन अगर यहाँ कम है, इधर H2O कम है, सो यहाँ पे उसको दिख रहा है कि अंदर H2O ज्यादा होगा सेल के कंपैरिजन में। सो अब पानी क्या करेगा, अगेन यहाँ पे उसको दिख रहा है इधर पानी ज्यादा है, यहाँ पे कम है, सो सेल के अंदर वाला जो पानी है वो बाहर आ जाएगा। अब इस केस में सेल के अंदर जो पानी था वो बाहर आ गया, क्योंकि बाहर पानी का कंसंट्रेशन कम लगा, सो सेल के अंदर वाला पानी बाहर आने लग गया। अब अगेन बैलून का एग्जांपल लो, बैलून भरा हुआ था, पानी निकाल दोगे, क्या होगा, बैलून पिचक जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इस केस में भी जब पानी बाहर जाएगा तो सेल हमारा श्रिंक हो जाता है। ठीक है, एंड अगर सॉल्ट वाटर, बेसिकली बाहर का जो पानी का कंसंट्रेशन है वो सेम है, सेल के अंदर भी पानी का कंसंट्रेशन सेम है, सो अगर मान लो थोड़े से H2O बाहर आएंगे, सो वापस यहाँ से अंदर भी चले जाएंगे, तो जितना पानी सेल से बाहर निकलेगा उतना ही पानी सेल के अंदर वापस आता रहेगा। सो नेट मूवमेंट कुछ नहीं होगा। सो देयरफॉर यहाँ पे सेल का शेप चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। एक बार वैसे यहाँ पे नहीं समझाती, यहाँ पे चलो एक बार समझा देती हूँ, यहाँ पे शॉर्ट में समझा रही हूँ, उसके बाद एक एक बार पढ़ेंगे भी तीनों टॉपिक्स को। अब यहाँ पे जब सराउंडिंग में आपका जो पानी का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, सो वो क्या करेगा, सेल के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको लगेगा सेल के अंदर जो पानी का कंसंट्रेशन है वो कम है, तो मैं सेल के अंदर चला जाता हूँ। सो यहाँ पे सेल हमारा स्वेल अप हो जाएगा। यहाँ पे जब आप बाहर हमारा पानी का कंसंट्रेशन कम होगा और सेल के अंदर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सेल के अंदर से पानी बाहर आने लग जाएगा, और जब सेल के अंदर भरा हुआ पानी बाहर आएगा, सो सेल हमारा श्रिंक करेगा। एंड जहां पे बाहर भी और अंदर भी सेम है, तो हमारे इस केस में क्या होगा, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट। मतलब पानी तो अंदर बाहर हो रहा है, लेकिन जितना पानी बाहर आ रहा है उतना ही पानी अंदर जा रहा है, तो शेप उसकी एग्जैक्ट सेम रहेगी। ठीक है, चलो अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहली कंडीशन है हमारी हायर water concentration. So if the medium surrounding the cell has a higher water concentration, then the cell will gain water by osmosis. सेम बात है कि अगर आसपास जो पानी है वहां पे कंसंट्रेशन पानी का ज्यादा है बच्चे, और तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा पानी सेल के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो और जब वो सेल के अंदर घुसेगा, सो रिजल्ट क्या होगा, सेल विल स्वेल अप। ऑल्सो इस कंडीशन को सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सेल के अंदर पानी आ रहा है, दैट इज हाइपो। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, हिपोपोटामस होता है ना, वो कैसे मोटू सा होता है, उसके अंदर समझ लो बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। सो हाइपोटोनिक याद रहेगा जब पानी भरता है और स्वेल अप हो जाए, जैसे हिपोपोटामस बड़ा सा स्वेल अप हो रखा है। सो इस केस को जिसमें सेल स्वेल अप होगा वो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जब हमारा
बाहर सेल का वाटर का कंसेंट्रेशन कम होता है. सो लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ water. If the medium has a lower concentration of water than the cell will lose water by osmosis. So अब इस केस में क्या होगा, जब आसपास जो है वहां पानी का वो जो कंसेंट्रेशन है वो कम है, सो सेल के अंदर का जो पानी है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा एंड सेल हमारा श्रिंक हो जाएगा. इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. सो हाइपोटोनिक में क्या हो रहा था, सेल के अंदर पानी जा रहा था. हाइपरटोनिक में क्या हो रहा था, सेल के बाहर पानी जा रहा था. ठीक है, सो हमारा सेल क्या हो रहा था, एंड दिस लेड टू श्रिंकिंग ऑफ द सेल. सेल हमारा श्रिंक कर रहा था क्योंकि उसमें से पानी बाहर खींच लिया भाई. चलो लास्ट कंडीशन देखते हैं, सेम वाटर कंसंट्रेशन. अब वाटर कंसंट्रेशन अगर सेम है बाहर भी अंदर भी, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ, ये हमेशा देखना यहाँ पे लिखे नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगी. पानी इधर उधर हो रहा है लेकिन बराबर का पानी जितना बाहर आ रहा है उतना ही अंदर जा रहा है. तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. सो पहले सबसे पहला देखा था हाइपोटोनिक, दोबारा हमने देखा हाइपरटोनिक एंड अब हम देख रहे हैं आइसोटोनिक. ठीक है, सो वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन. इसमें पानी अंदर भी जा रहा है, पानी बाहर भी जा रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में पानी हो रहा है, बट द अमाउंट गोइंग in is the same as the amount going out, so there is no overall movement of water, thus the cell stays the same size. इसलिए सेल का जो साइज है वो सेम रहता है. ठीक है, समझ में आ गया. चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं. What is एंडोसाइटोसिस? अब एंडोसाइटोसिस क्या होता है भाई? एंडोसाइटोसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे सेल, या हम अमीबा से अच्छे से समझ पाएंगे इसको, अपना जो फूड है उसको एनगल्फ करता है. कैसे, देखो ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. अमीबा इस तरीके से होता है, हमें पता है अमीबा अपनी शेप चेंज कर सकता है. अब अमीबा को दिखाइए फूड पार्टिकल, उसने क्या किया, अपनी शेप को ऐसे फैलाना शुरू कर दिया कि अगर इधर फूड पार्टिकल है सो उसके आसपास ऐसे उसने इस तरीके से अपनी बॉडी की शेप को ऐसे कर लिया. एंड जब उसको लगा पार्टिकल काफी अंदर आ चुका है, उसने यहाँ से अपनी बॉडी बंद कर दी. पार्टिकल बेचारा उधर ही खड़ा है, उसके पास ऐसे किया और वो बेचारा देख रहा है मैं कब अंदर आ गया. सो इस तरीके से ये जिस प्रोसेस से इसने अपने फूड को इनटेक किया है इसको बोलते हैं endocytosis. So it is the process which enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. It takes place as cell membrane is highly flexible. कैसे कर पाता है वो? क्योंकि उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है. वो अपने आप को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके शेप चेंज कर पाते हैं सेल. एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू दिस प्रोसेस. सो अमीबा जो है वो अपना फूड इसी प्रोसेस से एक्वायर करता है. ठीक है, डन. चलो आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट अब बात करते हैं सेल वॉल की. तो सेल वॉल क्या है, आपको याद होगा अभी जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको दिखाया था इस तरीके से एक डायग्राम बना हुआ था, ऐसे करके हम दिखा रहे थे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. उसमें मैंने आपको बोला था ये जो डार्क वाला है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बट हमने देखा था कि उसके ऊपर भी एक और कवरिंग थी. उसके ऊपर जो कवरिंग थी बच्चे वो हमारी होती है सेल वॉल. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ऊपर एक आउटर कवरिंग और है जो होती है सेल वॉल. और ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है. इसमें हमारे एनिमल सेल्स में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती. बेसिकली इसका काम क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ये हमारे सेल को. ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं. सो in plants, in addition to the plasma membrane, have another outer covering called cell wall. So again ये जो मैंने अभी बोला है, the cell wall is generally made up of cellulose. So ये जो cell wall है किससे बना होता है, ये cellulose से बना होता है. cellulose basically एक complex substance है. It provides structural strength to plant. So plant को एक पूरा वो structure create करके वो strength provide करते हैं cell wall. ठीक है. Now it protects aquatic plants living in hypotonic medium by preventing them from bursting. अब यहाँ पे ये बड़ा अच्छी सी एक चीज़ है. क्या चीज़ है, देखो हमने बात करी कि जब भी पानी का कंसंट्रेशन बाहर होगा वो सेल के अंदर आएगा. अब एक बात बताओ, जो प्लांट्स हैं जो ऑलरेडी पानी के अंदर रहते हैं वहाँ पे तो हमेशा ऐसा होगा कि पानी बाहर ज़्यादा, तो ऐसे तो सेल के अंदर वो पानी भरता जाएगा. सेल हमारा क्या करेगा, वो स्वेलअप होके एट द एंड बर्स्ट हो जाएगा. लेकिन वो बर्स्ट ना हो इसीलिए हमारी ये सेल वॉल होती है, वो प्रिवेंट करती है उसको बर्स्ट होने से. ये इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कि वो अगर फूल भी रहा है, उसके अंदर पानी भर भी जा रहा है, तो वो बर्स्ट
नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है अब व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। अब एक जब भी पानी लूज करेगा, हमने देखा है कोई भी सेल जब पानी लूज करता है क्या होता है, बेसिकली पानी जब भी मूव आउट करता है, आप देखोगे इस फिगर में यहाँ देख सकते हो कि पानी मूव आउट कर रहा है, सेल हमारा श्रिंक हो गया पूरा, लेकिन सेल वॉल जो है वो वैसे की वैसी ही है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, सेल वॉल से अंदर की तरफ वो श्रिंक हो गया। तो वो जो श्रिंकिंग है उस प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं plasmolysis. So when a living cell loses water through osmosis, there is shrinking or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. ये भी पढ़ के आए यार कि ऐसे सेल श्रिंक करता है, लेकिन प्लांट के केस में वो प्लांट जो सेल वॉल है उससे श्रिंक कर रहा है बेसिकली, इसलिए उस प्रोसेस को हम प्लास्मोलिसिस बोलते हैं। एंड डेड सेल्स जो हैं बच्चे, हमारी बॉडी में कोई डेड सेल है या कहीं पे भी अगर कहीं डेड सेल है, डेड सेल कभी भी ऑस्मोसिस नहीं करता, वो पानी को अब्जॉर्ब या मतलब उस सेल में वाटर मूव इन मूव आउट नहीं करता। सो डेड सेल कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। सो डेड सेल्स पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है हमारे पास साइटोप्लाज्म। तो हमने देखा था सेल के 3 मेन कंपोनेंट है, एक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद हमने देखा अब साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारी चीजें आ गई थी, इसलिए मैंने याद दिला दिया आपको कि हम कंपोनेंट्स कर रहे थे। सो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये आपको सारी दिख रही है, ये जो चीजें दिख रही है ये अलग अलग बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स हैं, इसके बारे में अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। लेकिन एक इन सब के यहाँ पे एक फ्लूइड ठहर रहा है। ये जो फ्लूइड है, चाहे वो एनिमल सेल देख लो चाहे प्लांट सेल देख लो, ये जो फ्लूइड है पूरे सेल में, जैसे एक सिंपल स्ट्रक्चर में देखिए ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे जो पूरा एक फ्लूइड सा फैला हुआ है ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है। इस फ्लूइड की वजह से ही जितने भी ऑर्गेनल्स है वो सब यहाँ पे टिके हुए हैं। सो द साइटोप्लाज्म द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट आल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स जो बेसिकली अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। ठीक है, सो साइटोप्लाज्म समझ में आ गया भाई। अभी हमने देखा जैसे कि ये सेल है, ये जो आउटर कवरिंग है ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसके अंदर जो फ्लूइड फैला हुआ है ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। क्या क्या फंक्शन है, ये जो साइटोप्लाज्म क्या क्या फंक्शन करता है, इट सपोर्ट्स एंड सस्पेंड्स दी सेल ऑर्गेनल एंड मॉलिक्यूल्स। जितने भी चीजें सेल के अंदर टिकी हुई हैं सब इस फ्लूइड की वजह से ही टिकी हुई है। जैसे कि इमेजिन कर लो एक स्विमिंग पूल है, उसमें बहुत सारे लोग तैर रहे हैं या उसमें बड़ी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। सो स्विमिंग पूल में वो जो पानी है वो हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, चलो द सेलुलर प्रोसेस occurs in the cytoplasm such as the formation of protein। so जो ये सेलुलर प्रोसेस है प्रोटीन वगैरह बनने का वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। then it allows the movement of substance in the cell such as hormones। अब जो हार्मोन्स वगैरह है उनका मूवमेंट होने देता है सेल के अंदर, अगेन साइटोप्लाज्म में होता है वो। एंड इट डिसॉल्व सेल्यूलर वेस्ट। और कुछ तरह का, वैसे तो एक ऑर्गेनल है जो ये काम करता है, बट उसके अलावा भी साइटोप्लाज्म भी कुछ हद तक सेलुलर वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, चलो डिसॉल्व कर देता है बेसिकली। चलो आगे बात करते हैं न्यूक्लियस की। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया हमने, देन हमने साइटोप्लाज्म देख लिया, अब बात करते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की अगर बात करें, सो एक हमारा पूरा अगर इस तरीके से एनिमल सेल है तो उसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, आप देखोगे न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा कुछ दिख रहा है, उस पर भी आएंगे, बट ये पूरे सेल का न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस होता क्या है, न्यूक्लियस इज अ प्रोमिनेंट ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द सेल विच इज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। सो एक पूरे सेल का कंट्रोलिंग सेंटर, जो भी सारी एक्टिविटीज हो रही है उसका कंट्रोलिंग सेंटर ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज अ लार्ज स्फेरिकल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द सेल। सो ये उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया कि ऐसे बड़ा सा स्फेरिकल सा ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जैसे एक सेल की अपनी मेम्ब्रेन होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो न्यूक्लियर है उस न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की भी अपनी मेम्ब्रेन होती है जो उसको साइटोप्लाज्म से, सारा साइटोप्लाज्म यहाँ फैला हुआ है, ये मेम्ब्रेन उसको उससे अलग रखते हैं। जैसे एक सेल की मेम्ब्रेन है ऐसे ही न्यूक्लियस की अपनी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, मतलब एक अपनी आउटर कवरिंग है इसकी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। अब जैसे हमारा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, सेल का जो पूरी आउटर कवरिंग है वो एक क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें वो अगेन कुछ चीजों को जाने देती है अंदर, कुछ चीजों को नहीं जाने देती। उसी तरीके से ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी पोरस होती है। इसमें आप देख रहे हो पोर्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से कोई भी चीज न्यूक्लियस के अंदर या बाहर जाती है, ठीक है। देन वी हैव इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिक फाइबर्स। अब ये देख सकते हो आप यहाँ पे ऐसे 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 करके दिख रहा है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये बेसिकली इनको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। और यही बेसिकली जब सेल को डिवीजन करना होता है सो यही क्या करते हैं, ऐसे करके स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। एंड इन्हीं के पास सारी हमारी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इन्हीं के पास होती है। आगे बढ़ जाते हैं। सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन माइटोसिस एंड मायोसिस, ये भी हम पढ़ेंगे, क्रोमैटिक मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ये जो मैं भी बता रही थी, ऐसे करके ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है अपने आप को इस तरीके से कोइल अप कर लेता है जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये जो क्रोमोसोम्स है कैसे बनते हैं, ये डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं। एंड इसमें क्या होता है, डीएनए स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर द सेल टू ग्रो, फंक्शन एंड डिवाइड। सो डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है सेल की, जिसकी वजह से वो ग्रो कर पाता है, अपने फंक्शन कर सकता है एंड फर्दर डिवाइड कर सकता है। एंड द सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। और इसी के अंदर छोटे छोटे अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम जीन्स बोलते हैं। आपको पता है ना, ह्यूमन बॉडी में बेसिकली जो आगे जाके हमारी हेरिडिटी वगैरह के बारे में बताता है कि बच्चा कैसा दिखेगा, थोड़ा सा मम्मी पे जाएगा, थोड़ा सा पापा पे जाएगा, वो सब उसके जीन्स होते हैं। जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है बेटा हमारे पास न्यूक्लियस। मैंने बोला था ना कि ये जैसे ये सेल है उसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है हमारा, उसके अंदर ये जो छोटा सा दिख रहा है दिस इज द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, जैसे हमने बोल दिया कि एक न्यूक्लियस क्या है, पूरा कंट्रोलिंग यूनिट है। सो जो ये है बेसिकली ये इसका ब्रेन है। अगर ये सारे फंक्शन करें, मेन पार्ट मतलब ये जो उसका ब्रेन, जो में जैसे हमारा ब्रेन है, हमारे सारे कंट्रोल सारे यहाँ ब्रेन से ही जाते हैं। सो इस न्यूक्लियस का भी ये जो न्यूक्लियस है ये इसका ब्रेन हो गया। सो इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। इट कंप्रेस 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब इस पूरे न्यूक्लियस में 25% स्पेस ये ले लेता है, ठीक है। नाउ डिड यू नो समटाइम्स सेल्स डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बिकॉज दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब कभी कभी कोई सेल्स हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। Such a nucleus with no definite nuclear boundary is called nucleoid. So ऐसा हमारा कि न्यूक्लियस तो है उसमें लेकिन उसकी कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, तो अब उसको अलग से वेल डिफाइंड नहीं है वो, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ओके डन। चल आगे बढ़ जाते हैं। सो न्यूक्लियस हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे टाइप ऑफ सेल्स। अभी आप कहोगे टाइप ऑफ सेल्स तो हम पढ़ के आए हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। वो था बच्चे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। किस बेसिस पे, वहां पे हमने देखा था अगर एक सेल से बना है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर ज्यादा सेल से बना है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेल को फर्दर डिवाइड करें। सेल हमारा या तो प्रोकैरियोटिक सेल होगा या हमारा यूकैरियोटिक सेल होगा। क्या डिफरेंस है दोनों में समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। सो अगर हम इसके साइज पे जाए, सो वेरी माइन्यूट इन साइज, इसका साइज बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता। ऑलवेज यूनिसेलुलर, हमेशा एक सेल ही इसमें होता है। अगर इसके देखोगे जैसे हम वो क्रोमैटिन वगैरह देखते हैं वो सब यहाँ पे सब चीजें इसमें फैली हुई होती है, सारे फंक्शंस तो कर रहे हैं लेकिन कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है इसके पास। देन अगेन न्यूक्लियस एब्सेंट, जो ब्रेन ऑफ द वो न्यूक्लियर होता है वो एब्सेंट है। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन बाय फ्यूजन और बडिंग और फ्यूजन से ये सेल डिवीजन मतलब फर्दर अपने सेल को डिवाइड करता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। अगेन जैसे सेल ऑर्गेनल्स अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, इनमें वो पूरे सारी चीजें फंक्शन सारे हो रहे हैं लेकिन अलग अलग, जैसे अलग अलग सेल ऑर्गेनल अलग अलग डिफाइन होगा इस तरीके से, किसी की कुछ इस तरीके से शेप होगी या न्यूक्लियस इस तरीके से होगा। सो यहाँ पे मेम्ब्रेन वाली चीजें कोई भी नहीं है, सब चीजें इसके अंदर भरी हुई हैं लेकिन अलग से स्पेसिफाई वेल डिफाइंड चीजें इसमें नहीं है। और ये कहाँ देखी जाती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये बेसिकली बैक्टीरिया वगैरह में होते हैं। ठीक है डन।
चलो आगे बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो उनके कंपैरिजन में थोड़े से लार्ज इन साइज होते हैं। अगेन अब आप वहां से कंपेयर करोगे ऐसा मत सोचना कि बहुत बड़े होते हैं, अब सेल्स तो छोटे से ही होते हैं। देन न्यूक्लियर मटेरियल सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो यहाँ का न्यूक्लियर मटेरियल है जितना भी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है। मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट, वहां पे हमने देखा था सिर्फ 1 क्रोमोसोम होता है, इसमें क्रोमोसोम ज्यादा हो सकते हैं। अगेन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर के अंदर वो जो ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर है वो न्यूक्लियस वो प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन बाय माइटोसिस और मायोसिस, सेल डिवीजन माइटोसिस या मायोसिस। अब ये कुछ वर्ड्स ना आपको अलग अलग, जैसे क्रोमोसोम्स नहीं समझ आ रहा होगा, ये नाम नहीं समझ आ रहे होंगे, बट अभी जैसे चैप्टर एंड होगा ये सब हम डिस्कस कर लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग, जैसे ये देखो ये एक अलग ऑर्गेनल दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है, इस तरीके से इसमें अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं अपनी अपनी मेम्ब्रेन के साथ, इसलिए वो वेल डिफाइंड होते हैं। एग्जाम्पल ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, एमीबा एटसेट्रा। ठीक है, सो आपने देखा यहाँ पे ऑल प्लांट्स एनिमल्स वगैरह की बात करें, मतलब प्लांट सेल एनिमल सेल जो पढ़ रहे हैं सब यूकैरियोटिक सेल्स है। एंड अमीबा हमारा यूनिसेलुलर है लेकिन वो फिर भी यूकैरियोटिक सेल है। ओके चलो आगे देखते हैं बच्चे, आगे है हमारे पास, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों में डिफरेंस बताओ, तो मैंने एक यहाँ पे चार्ट में डिफरेंस लिख दिया है कि अगर आपके पास डिफरेंस आ गया तो आप कैसे दिखाओगे। सो आप क्या क्या बता सकते हो। सो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया डोंट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बाय प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक सेल्स में पूरा अच्छे से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। दे डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तभी तो वेल डिफाइंड नहीं है वो। एंड इसमें दे हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका एग्जांपल हो सकता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके एग्जांपल में एनिमल सेल, प्लांट सेल, अनियल सेल, अमीबा सब आ सकते हैं। साइज ऑफ सेल इज स्मॉल, इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसका कंपैरेटिवली साइज लार्ज होता है। देन द न्यूक्लियर रीजन इज विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर। अभी डिड यू नो में पढ़ के आए कि कहीं पे भी ऐसा हो कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, वो यहाँ पे लिखा है। देन द न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड एरिया सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियर रीजन है वो अच्छे से पूरा न्यूक्लियस बना हुआ है, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है इसलिए बढ़िया सा है वहाँ पे। अ सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, एंड इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, इसमें क्रोमोसोम्स ज्यादा होते हैं। देन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स इनकी अपनी अपनी मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट। ठीक है, अब इतनी देर से हम यहाँ पे सेल ऑर्गेनल कर रहे हैं, सो फाइनली लेट्स बिगिन विद सेल ऑर्गेनल्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर सेल ऑर्गेनल्स। जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है बेटा पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल, पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल, यही बार बार मैं बोल रही हूँ। सो यहाँ पे इस चैप्टर में हम 6 सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। एंड अभी तक हम क्या सुन के आए हैं कि सेल ऑर्गेनल्स हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एंड दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। सो इस चैप्टर में हम 6 सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER भी बोलते हैं, ठीक है, उसका शॉर्टकट हो गया ER। ठीक है, सेकेंड नंबर पे वी आर गोइंग टू डिस्कस गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस पढ़ेंगे, देन लाइजोसोम्स पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, प्लास्टिड्स पढ़ेंगे, वैक्यूल्स पढ़ेंगे। एक करके पढ़ते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। सो क्या होता है ये, यहाँ पे अगर ये आप एनिमल सेल देख रहे हो, यहाँ पे जो ये पार्ट आपको दिख रहा है ना बच्चे, ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो दिख रहा है इसके पीछे पूरा, बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे जब आप एनिमल सेल में जब भी इसको देखोगे ना ऐसा लगेगा कि हाँ न्यूक्लियस के पास इतना सा पार्ट है, बट सच क्या है इसका, इस तरीके से अगर आपका एनिमल सेल है और यहाँ पे न्यूक्लियस है, सो ये जो हमारा ER है ये यहाँ से जैसे प्लेटिंग से स्टार्ट हुआ, सो ये पूरा साइटोप्लाज्म में एंड तक ये पूरा यहाँ पे फैला हुआ। बाकी चीजें दिखाने के लिए पूरा फैला के नहीं दिखाया हुआ, बट एक्चुअल में ये न्यूक्लियस से साइट, ये जो हमारा पूरा साइटोप्लाज्म है वहां तक ये फैला हुआ है। ठीक है बच्चे, सो द स्ट्रक्चर ऑफ द ER इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। सो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये शीट्स हैं, बेसिकली इसमें ट्यूब्स भी होती है, मैं दिखा देती हूँ आगे चल के। इस तरीके से होता है, यहाँ पे देखो ये अगेन एक पार्ट पे दिखा रखा है, ये हमारा न्यूक्लियर, बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियस का स्पेस हो गया। यहाँ पे जो आपको शीट्स दिख रही हैं
ये हमारा ER है एंड यहाँ पे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये भी हमारा ER ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे इसको हम दो टाइप्स में, जैसे आपको देखने में ही पता चल रहा है दो अलग अलग तरह से है, एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और एक ये शीट्स लाइक स्ट्रक्चर है। सो जिस तरीके से आपको ये दो अलग अलग दिख रहे हैं ऐसे ही हम बोल सकते हैं इसकी दो टाइप होती है। पहला है बेटा रफ ER, दूसरा है स्मूथ ER, बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये दो हो गए हमारे पास। रफ की बात करें सो ये जो है ना बच्चे, जो शीट्स की तरह फैला हुआ है, ये इसके ऊपर डॉट 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 दिख रही है, ये डॉट हमारी राइबोसोम्स, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। ये जो लेकिन शीट्स है ये हमारी रफ में आती है, रफ ER है। एंड ये जो दिख रहा है जिसके ऊपर कोई आपको डॉट डॉट नहीं दिख रही, ये हमारी स्मूथ ER है। ठीक है, चलो। Rough ER contains ribosomes that are responsible for the manufacturing of protein। अब ribosomes का काम क्या है, ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बेटा हर लाइन में, हर यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ ना कुछ चीजें छुपी होती है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है राइबोसोम्स क्या करते हैं, तो आपके पास आंसर ये रहा, वो मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोटीन्स का, दे गिव अ रफ टेक्सचर टू दी सेल। क्वेश्चन आ सकता है कि इसका रफ, ये रफ क्यों होता है, क्योंकि इस पे राइबोसोम्स लगे होते हैं जिसकी वजह से इसका टेक्सचर रफ हो जाता है। राइबोसोम्स का क्या काम है, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करे, सिंथेसाइज कर रहे हैं यहाँ पे ये। ठीक है, आगे देखो बेटा, स्मूथ ER मैन्युफैक्चर्स फैट और लिपिड्स। अब ये किसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये फैट्स और लिपिड्स को कर रहे हैं इन द सेल विच अलाउ द फंक्शनिंग ऑफ द सेल, जिसकी वजह से जो सेल है वो फंक्शन परफॉर्म, अपने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, समझ में आया। एक बार रिवाइज करते हैं। ये जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, बेसिकली सेल का जो न्यूक्लियस होता है उससे पूरा ये स्प्रेड हो रखा होता है। दो तरीके से हमने इसको डिवाइड कर लिया, एक ये जिस पे डॉट डॉट है, ये जो डॉट डॉट वाला है ये हमारा रफ ER है, वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो हमारा स्मूथ सा दिख रहा है वो हमारा स्मूथ ER हो गया। ये जो रफ सा है इस पे जो डॉट डॉट डॉट्स है ये राइबोसोम्स है बच्चे। राइबोसोम्स हमारा प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं एंड ये जो वहाँ पे स्मूथ सा टेक्सचर है वहाँ पे हमारे फैट और लिपिड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब ये एक हमारा रफ वाला प्रोटीन्स बना रहा है, वो बैठ के लिपिड्स बना रहे हैं, इनके फंक्शन क्या है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल, सेल मेम्ब्रेन। सो ये हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में। जैसे एक सेल है उसकी ये जो मेम्ब्रेन है वो इसी, हमने देखा था ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है, प्रोटीन और लिपिड से। सो ये जो ER हमारे प्रोटीन और लिपिड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसी की हेल्प से ये सेल मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है बच्चे, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बाइगनीज। सो यहाँ पे इस प्रोसेस को अगेन ये देखो, यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ ना ऐसा लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर है, बस इसके बीच में से भी क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे कि भैया ये जो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं प्रोटीन और लिपिड उस प्रोसेस का नाम क्या है। सो इसीलिए बच्चे एक एक लाइन को प्लीज ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अगर आपको लग रहा है ना मैं अभी स्क्रीनशॉट ले लूँ मैम के दे दो, आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये सारे जितने मैं PDF से पढ़ा रही हूँ वो सारे नोट्स में वहाँ पे डालती रहती हूँ। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। अब सारे तो सेल मेम्ब्रेन बनाने लग गए, जो बचे हुए हैं वो क्या करते हैं, दे फंक्शन एज मतलब वो वहां पे क्या करते हैं, फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स की तरह वर्क करते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो ER है, जैसे मैंने बताया ना, अब देखो ये हमारा न्यूक्लियस है एंड इस न्यूक्लियस के पास ये आप देख सकते हो कैसे ये साला हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला हुआ है। अब इसके फंक्शन क्या है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड ऑल्सो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब देखो क्योंकि भैया ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना है वो यहीं से होता हुआ जा पाएगा न्यूक्लियस तक। सो इसका काम है कुछ भी जो बाहर साइटोप्लाज्म है वहां से न्यूक्लियस तक भेजना है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम ये करेगा। एंड अलग अलग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म में अगर इसको कुछ भेजना है, सो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि ER का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। हमने कहा था ना कि अलग अलग, एक सेकेंड, हमने कहा था कि भैया अलग अलग जो हमारे ऑर्गेनल्स है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते, तो जो हमारा ER है उसका काम है चीजें ट्रांसपोर्ट करना, चाहे वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में हो या साइटोप्लाज्म में इधर उधर ट्रांसफर करना हो। ठीक है बच्चे, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन
RER मतलब रफ ER में जो हमारे राइबोसोम्स ने प्रोटीन किया है उसको फोल्ड करके सिंथेसाइज करके वो रखता है, ठीक है। देन डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाइंग पॉइजंस एंड ड्रग्स आउट ऑफ द सेल इज द फंक्शन ऑफ SER। जो हमारा स्मूथ ER है वो काम करता है डिटॉक्सिफाई करने का, जितने भी पॉइजन ड्रग्स वगैरह सेल्स में आ जाते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम स्मूथ ER का होता है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सो अब हम बात करेंगे गोल्जी एपरेटस की। अब गोल्जी एपरेटस का काम क्या होता है, यहीं पे लिखा है, जैसे उसका काम ट्रांसपोर्ट का होता है, नेटवर्किंग का होता है, इसका काम होता है बच्चे पैकिंग करने का। अब होता क्या है, अच्छा पहले तो हम देखते हैं, यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, ये हमने भी पढ़ के आए, ये हमारा ER हो गया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा सिमिलर ऐसे ही शीट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ये होता है हमारा गोल्जी एपरेटस। ये काम, अब जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा कि ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को करता है, बट यहाँ पे कुछ चीजें ये भी है जो आगे उसको ट्रांसफर करनी होती है, तो वो इस गोल्जी एपरेटस की हेल्प से करता है, ठीक है। सो पढ़ते हैं। कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड दी, अच्छा भैया अभी इन्होंने डिस्कवर किया था तो इन्हीं के नाम से ये है, ठीक है, नाम याद कर लेना। अगर कहीं स्पेसिफिक मेंशन किया गया बार बार मतलब वो नाम पूछा जा सकता है। वैसे तो इनका नाम लेके तो नहीं पूछेंगे, नहीं तो नाम में इनका नाम छुपा ही हुआ है, गोल्जी एपरेटस। सो याद कर लेना आप, ठीक है। इट कंटेन्स वेसिकल्स दैट आर अरेंज पैरेलल इन, ये देख सकते हो आप स्टैक्स, ये अलग अलग स्टैक्स में पैरेलली अरेंज है। दीज स्टैक्स आर कॉल्ड सिस्टर्न्स, ठीक है। सो दीज, अच्छा ये इन डेप्थ में जितना यहाँ पे लिखा है ना बच्चा उतना काफी। अगर आप वैसे रिसर्च करने जाओगे तो इसका क्या काम है, एक एक चीज का क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शन है वो है, बट यहाँ पे क्योंकि 9th के सिलेबस से हमें स्टिक करना है तो जितनी चीजें आपकी NCERT बुक में है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। जितना एक्स्ट्रा जाओगे ना फिर आपको ऐसा लगेगा कि चैप्टर बहुत लेंथी है। सो हम टू द पॉइंट चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। सो भैया क्या हो गया, आगे पढ़ते हैं। दीज वेसिकल्स हैव देयर ओन मेम्ब्रेन, दीज मेम्ब्रेन आर समटाइम्स कनेक्टेड टू दोज ऑफ ER। सो यहाँ पे ये जो वेसिकल्स है इनकी अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी एक मेम्ब्रेन है, एंड ये कभी कभी कनेक्टेड होते हैं इस ER से, क्योंकि यहाँ से चीजें आएंगी इधर पैक होके फिर आगे जाएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आगे हम बात करते हैं फंक्शन क्या है। अब इसके फंक्शन क्या है, अब इसमें आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो, ये हमारा ER है एंड इसी के ही साथ आगे ये हमारे गोल्जी एपरेटस कनेक्ट हो गया, एंड इसमें अगेन ये हमारी वेसिकल्स हैं एंड ये हमारा ये जो पूरा ये ऐसे ये बन रहा है इसको बोलते हैं सिस्टना। अभी हम पढ़ के आए हैं ये सब। अब जरा फंक्शन देखते हैं। गोल्जी एपरेटस कैरीज मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय द ER to different parts of the cell. The material is stored and packaged in vesicles. अब क्या होता है, इसने जो प्रोटीन बना रहा है, अब मैंने इसने पहले खुद ही बता दिया था कि ऐसा तो है नहीं कि सारा वो खुद ही यूज कर लेगा, और भी सेल के कंपोनेंट्स तक पहुंचाना होता है, तो वो पहुंचाने का काम कौन करता है, गोल्जी एपरेटस। अगेन वो ऐसे आगे यहाँ से ट्रांसफर हुआ और ये आगे उसको पहुंचा पाएगा, ठीक है। और वो किस में, दे आर पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ दीज वेसिकल्स, ठीक है। चलो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, सो कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स को भी इस फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लेकिन ये लाइसोसोम्स होते क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम्स ही है। सो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम देखें, सो यहाँ पे ये वाला जो है बच्चे, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये हमारे इस तरीके से होते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। एंड काम क्या होता है इसका, क्लीनिंग का। सबसे पहला हमने देखा ER, वो क्या काम कर रहा था, नेटवर्किंग का, ट्रांसपोर्टेशन का। फिर हमने देखा गोल्जी एपरेटस, वो क्या काम कर रहा था, वो पैकिंग का काम कर रहा था, बेसिकली वेसिकल्स में वहाँ पे प्रोटीन पैक कर करके ला रहा था ताकि बाकी जगहों पे पहुंचा सके, ठीक है, तो उसका काम पैकिंग का था। अब लाइसोसोम्स जो है वो उसका काम है सेल को क्लीन करने का। कैसे क्लीन करता है, देखो, they are single membrane vesicles that are responsible for cleaning the cells. They can digest any foreign material such as food or bacteria and even the worn out cell organelles. अब इसका काम क्या होता है ना बच्चे, पहली बात तो इसकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका काम होता है कोई भी बॉडी में जैसे फॉरेन मटेरियल आ गया, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आ गया, तो ये उसको खत्म कर देता है, क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसकी मदद से वो उस फॉरेन मटेरियल को जो भी आए उसको खत्म कर सकता है। एंड इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी भी होती है कि अगर कोई सेल जैसे डेड सेल है, अब हमारी बॉडी में बहुत सारे डेड सेल्स होंगे, सो उन डेड सेल्स को कौन क्लीन करता है, हमारे पास, हम ऐसे तो है नहीं डॉक्टर के पास जा रहे हैं जी, आओ जी डॉक्टर हमारे डेड सेल्स निकाल दो और नए सेल्स डाल दो, ऐसा तो होता नहीं। नए सेल्स तो हमने देख लिया, पुराने सेल्स ही नए सेल्स बनाते हैं, लेकिन जो डेड सेल्स है वो कहाँ जाते हैं, वो ये लाइसोसोम डाइजेस्ट कर देता है।
ये क्या करता है, अगर उसको दिख रहा है आसपास कि पूरा सेल डेड हो गया, अब लाइसोसोम बचे है, उसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है, सो वो अपने आप को बर्स्ट कर देता है। अब जब वो अपने आप को बर्स्ट करेगा, सारा जो उसके अंदर का एंजाइम है पूरे उसमें फैल जाएगा एंड वो सारे सेल को खत्म कर देता है। अब इसके साथ साथ लाइसोसोम भी खत्म हो गया। वैसे इमेजिन करो, ऐसे मतलब ऐसा एग्जांपल देना नहीं चाहिए, बट कोई अगर जैसे सुसाइड बॉम्ब जो होते हैं, जैसे बच्चे के ऊपर बॉम्ब लगा दिया और उसको क्राउड में भेज दिया, तो क्या होता है, वो जब बर्स्ट होगा तो भैया जिस पर्सन के ऊपर बॉम्ब लगा हुआ है वो भी होगा, तो वो क्या कौन हो गया, वो बेसिकली सुसाइड बैग हो गया एक तरीके से, कि वो खुद भी इंसान मर गया और आसपास के लोगों को लेके मरा। इसी तरीके से लाइसोसोम भी यही काम कर रहा है कि जब उसको लगा कि सेल डेड हो गया तो वो फट गया। अब जैसे ही वो बर्स्ट हुआ तो सेल तो खत्म हुआ ही, साथ में वो भी खत्म हो गया, इसीलिए लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन लाइसोसोम डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल दैट एंटर्स द सेल। वो पूछ रहे कैसे डाइजेस्ट करता है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन पूरा रीड करके बताती हूँ। लाइसोसोम्स आर केपेबल ऑफ डूइंग सो बिकॉज दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन देम। दीज एंजाइम्स ब्रेक द मटेरियल एंड डाइजेस्ट देम। सो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से ही वो फॉरेन मटेरियल को खत्म कर देता है। These enzymes are synthesized by RER rough endoplasmic reticulum and packaged into lysosome by Golgi bodies। ठीक है, अभी कहाँ बनते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कहाँ बनी है, ER ने बनाए, ER ने पास करे गोल्जी एपरेटस को, उसने पैकिंग करके कहाँ भेज दिए, लाइसोसोम्स। अभी देखा ना, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स में हेल्प करता है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, समझ में आया। सो इस तरीके से किसी भी फॉरेन मटेरियल को खाते हैं, मीन क्या है, उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। और जो दूसरी बात अभी हमने करी थी, व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और पूछ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया क्यों बोला जाता है। इफ द सेल्स ओन मटेरियल गेट्स डैमेज और डेड, देयर आर चांसेस दैट लाइसोसोम्स बर्स्ट आउट, thus डाइजेस्टिंग इट्स ओन सेल। खुद बर्स्ट हुआ, खुद भी मर गया बेचारा और उस पूरे सेल को भी डाइजेस्ट कर गया। ठीक है, समझ में आया, इसीलिए उसको सुसाइड बैग्स बोलते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आगे अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस। तीन जो डिस्कस करके आए, एक बार डिस्कस कर ले फिर से शॉर्ट में। ईआर क्या काम करता है, नेटवर्किंग का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। गोल्जी एपरेटस क्या करता है, हमारा गोल्जी एपरेटस का काम होता है पैकिंग का, आगे चीजें ट्रांसफर करने का। देन हमने बात करें लाइसोसोम्स, वो हमारा क्लीनिंग का काम करते हैं सेल की, एंड ऑल्सो उसको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे हम आए हैं जो कि होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये बेसिकली पावर हाउस होता है। अब एक घर बन गया, बहुत सुंदर सा घर बनाया आपने नया नया, लेकिन वहां पे रहने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए आपको, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। पावर होगी वहां पे तभी तो अब बाकी सारी रोशनी होगी, तभी रात को कुछ काम कर पाओगे, कुछ खाना बनाना है, पढ़ना है, कुछ भी करना है, तो आपको पावर सप्लाई चाहिए। सो माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ दी सेल, जो सेल को बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सेल कुछ भी ये फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। सो अगर हम डायग्राम में देखें, इस तरीके से हमारा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इट इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल दैट हैज इट्स ओन डीएनए। दिख रहा है इसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। सो इसका अपना डीएनए खुद होता है। जैसे हमने देखा था जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर ऐसे क्रोमैटिन्स होते हैं जो क्रोमोसोम बनते हैं, जिसके पास हमारी सारी डीएनए इंफॉर्मेशन वगैरह होती है। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो उसके पास अपना डीएनए खुद का होता है, एंड दैट इज वाई ऑफन कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। मतलब ये अपने जैसे और माइटोकॉन्ड्रिया अपने जैसे और बनाते जाते हैं। ये सेल ऑर्गेनल हमने पहले पढ़ा, वो सेल अपने जैसे सेल बनाते हैं, लेकिन ये खुद को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव द माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट्स एटीपी विच आर एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स। तो देखो जैसे हमारी बॉडी में हम कुछ खाते हैं, हम हमेशा बोलते हैं भाई कुछ खाते हैं वो एनर्जी देता है, लेकिन जब हम जिस फॉर्म में फूड को डाइजेस्ट करते हैं उसी फॉर्म में तो एनर्जी नहीं निकल जाती। सो वो अगेन पूरा सिंथेसिस का प्रोसेस होगा, एंड देन एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एटीपी मॉलिक्यूल्स बेसिकली है जो डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें। सो उसके पास क्या होता है, दे जनरेट एटीपी विच आर एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल दैट आर ऑफन कॉल्ड देयर एनर्जी करेंसी। सो भाई हमारा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये जनरेट करता है एटीपी मॉलिक्यूल्स, एंड ये एटीपी मॉलिक्यूल्स बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एंड इसे एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ जाते हैं।
आगे है द सेल रिक्वायर्स एनर्जी इन ऑर्डर टू कैरी आउट सेवरल एक्टिविटीज. दिस एनर्जी इज जनरेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया which are often called the powerhouse of the cell. Mitochondria are the site of cellular respiration. वैसे हम अगर अभी आप 10th क्लास में पढ़ोगे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जिसमें बेसिकली हम जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो सिर्फ रेस्पिरेशन में ये नहीं होता, ब्रीद इन ब्रीद आउट ही नहीं होता, पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज जाता है उसका ब्रेकडाउन होता है एंड एटीपी वगैरह बनता है या एनर्जी क्रिएट होती है उससे. ठीक है, सो वो सब खैर 10th की बात है, अभी उसमें नहीं पढ़ेंगे हम. सो ये उस सेलुलर रेस्पिरेशन में वो जो पूरा प्रोसेस होता है जिससे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उसमें हेल्प करता है. या मतलब यहाँ इस माइटोकॉन्ड्रिया में ही वो प्रोसेस होता है. दे यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑक्सीडाइज द कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर बाय रिलीज एनर्जी. सो जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उसको ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है. बट इन डेप्थ आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ ये ध्यान रखना है बच्चे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस है उस सेल का. एंड क्यों पावर हाउस है? क्योंकि वो एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट करता है जिसकी वजह से एनर्जी मिलती है. ठीक है बच्चे, आगे है द टू मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी भी दो अलग अलग मेम्ब्रेन होती है. एक ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इसकी ये इनर मेम्ब्रेन होती है. सो जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है नेचर, मतलब उस पे पोर्स होते हैं बहुत सारे. एंड जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज डीपली फोल्डेड और वो अलग अलग तरीके से फोल्ड हो रखी है. ठीक है, सो आगे अब हम बात करेंगे प्लास्टिड्स की. क्योंकि देखो इसमें जैसे सबके हम फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे इसके फंक्शंस हमने इसके साथ साथ ही डिस्कस कर लिए. ठीक है, सो नेक्स्ट पे आ जाते हैं प्लास्टिड्स. अब प्लास्टिड्स क्या होता है? पहली चीज ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, ये एनिमल सेल्स में नहीं होती. अब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. Just like mitochondria, plastids are also double membrane organelles that have their own DNA and ribosomes. अब जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है जिसका अपना डीएनए खुद का होता है, वो अपने आप को दोबारा वो कर सकता है, अपने जैसे मल्टीपल वो बना सकता है. सिमिलरली जब हम प्लास्टिड्स की बात करते हैं ये भी इनकी भी डबल मेम्ब्रेन होती है एंड दे ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, उसके अपने राइबोसोम्स और डीएनए होता है. ठीक है, सो प्लास्टिड्स एग्जिस्ट इन प्लांट सेल ओनली. ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है. बेसिकली प्लांट में जो पिगमेंट्स दिखते हैं, कभी ग्रीन कलर दिखता है, कुछ उसके फ्लावर का कलर, फ्रूट का कलर, सो ये सारे कलर्स देने का काम ये प्लास्टिड्स करता है. सो प्लास्टिड्स एग्जिस्ट इन प्लांट सेल ओनली. देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड्स. वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड वन इज ल्यूकोप्लास्ट. सो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट क्या क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है बच्चे कलर्ड प्लास्टिड जिसमें अलग अलग कलर्स होते हैं. ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं तो वो व्हाइट या कलरलेस प्लास्टिड्स होता है. ठीक है, सो फिर इसमें क्या स्टोर होता है इसका तो हमें समझ आ गया, कलर प्रोवाइड कर रहा है. ये क्या करता है अभी एक एक करके पढ़ेंगे. पहले बात करते हैं हम क्रोमोप्लास्टिक्स की. क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल. अब ये क्लोरोफिल वर्ड हमने सुन रखा है, कहाँ पे सुना हुआ बच्चे? जब हमने फोटोसिंथेसिस किया था. फोटोसिंथेसिस में हमने ये वर्ड सुना था कि जो ग्रीन लीव्स अपना खाना जो खुद बनाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. बेसिकली क्लोरोफिल का काम क्या होता है? वो उस लीफ को ग्रीन पिगमेंट देते हैं. कहां से वो पिगमेंट आता है? ये क्रोमोप्लास्ट से. जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं जिसमें ये क्लोरोफिल होता है उसको हम बोलते हैं दे आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट. वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज क्रोमोप्लास्ट. गूगल क्रोम होता है, क्रोमोप्लास्ट है ये. एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से आता है क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, ये आ गया हमारा गूगल क्रोम से क्रोमोप्लास्ट. एंड ये क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गए. ठीक है, नाउ क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ये तो हमने पहले ही बोल दिया. उसके बाद है अब ये कौन सी है? ये वो है जो कलरफुल वाले हैं. सो अगेन क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल. ग्रीन पिगमेंट के साथ साथ येलो पिगमेंट्स और ऑरेंज पिगमेंट्स भी होती हैं. नाउ अब हम बात करते हैं, ये तो चलो कलर्स की बात हो गई. दूसरा अगर हम बात करें, क्योंकि अभी पढ़ के आइए जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये तो या तो व्हाइट होते हैं, कलरलेस होते हैं, फिर ये क्या कलर प्रोवाइड करते हैं या इसमें क्या स्टोर होता है? आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड. तो इसमें क्योंकि वो तो कलरलेस है, सो स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, आपका प्रोटीन ग्रैन्यूल्स हो गए, ये सारे स्टोर होते हैं इस ल्यूकोप्लास्ट में. ठीक है बच्चे, आगे है द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा. अब ये जो हमारा
प्लास्टिड्स है, ये बहुत सारी इसके अलग अलग मेम्ब्रेन्स में ये बना होता है एंड उन मेम्ब्रेन्स को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, वन वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए ये पॉइंट मैंने यहाँ ऐड कर दिया था। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, अब बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स क्या होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्टोरेज का, ये चीजों को स्टोर करती है। पहले अगर हम इन दोनों में देखें, सो ये प्लांट सेल है हमारा, इसमें अगर आप देखोगे तो ये है वैक्यूल, ये एक एनिमल सेल है, इसमें देखोगे तो ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है। सो अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो देख सकते हो वो ये दिख रहा है कि प्लांट सेल में ये बहुत ही बड़ा सा वैक्यूल है एंड एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। वैक्यूल्स आर प्लेसेस वेयर सेल्स कैन स्टोर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। सो एक प्लांट सेल हो या एक एनिमल सेल हो, वो अपने लिक्विड्स को और सॉलिड्स को कहाँ स्टोर करता है? वो यहाँ पे इन वैक्यूल्स में चीजों को स्टोर करता है। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स बट द प्लांट वैक्यूल आर बिगर इन साइज देन द एनिमल वैक्यूल। सो हमें दिख ही रहा है प्लांट वाला वैक्यूल जो होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू जो यहाँ पे हमारे पास एनिमल सेल में है। ठीक है बच्चे, सो इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। सेल सैप क्या होता है? बेसिकली एक फ्लूइड सा होता है, जैसे कभी भी हम प्लांट को कहीं से भी किसी टहनी से तोड़ते हो तो उसमें से ऐसे कुछ लिक्विड सा चिकी सा निकलता है, वो होता है हमारा सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी। टर्जिडिटी क्या होता है बेटा? एंड रिजिडिटी। रिजिडिटी तो पता है, रिजिड बनाता है प्लांट को। टर्जिडिटी होता है, जैसे हमने देखा जब उस पर पानी जाता है सो वो स्वेल अप हो जाता है, तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जिससे वो बर्स्ट अप ना हो बेसिकली। ठीक है, सो in amoeba the food vacuole contains the food items that is consumed and कॉन्ट्रासेल। अभी कॉन्ट्रासेल वैक्यूल क्या होता है? जैसे अगर अमीबा की अगर हम बात करें तो उसमें अमीबा है या कोई भी है तो वैक्यूल हमने देखा क्या करता है, वो स्टोर करता है फूड आइटम्स या जो भी उसको चीजें स्टोर करनी है। एक हमारा होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक्सपेल एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। सो इसका काम क्या होता है? जितना चीजें जो एक्सेस में है उसको जब बाहर निकालना होता है तो ये उसमें हेल्प करता है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आगे अब हम बात करेंगे सेल डिवीजन की, बट बिफोर दैट एक बार फटाफट जाके जो हमने सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस किए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 टाइप के हमने डिस्कस किए, जिसमें पहला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या था इसमें? हमने देखा एक रफ होता है, इसके पार्ट में एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। रफ वाला राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करता है, स्मूथ वाला लिपिड्स और क्या बनाता है? फैट्स को सिंथेसाइज करता है एंड इसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना चीजें। गोल्जी एपरेटस का काम हमने देखा क्या होता है, कभी कभी इससे कनेक्टेड होता है एंड पैकिंग का काम करता है, सारा सामान ला के इसमें पैक होता है एंड वो आगे फर्दर उसको आगे भेज देता है। लाइजोसोम्स में हमने इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा कि ये सुसाइड बैग्स होते हैं, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जब एक सेल डेड होने वाला तो ये फट जाता है, सेल को खा जाता है, कोई भी फॉरेन अगर यहाँ पे मटेरियल आएगा तो ये उसको भी खत्म कर देता है। ठीक है, देन हमने डिस्कस किया बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ा, ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ये बेसिकली एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करता है जिससे सेल को एनर्जी मिलती है। आगे हमने पढ़ा प्लास्टिड, जो सिर्फ प्लांट्स में होता है। यहाँ से याद रखना प्लास्टिड प्लांट्स, पी से प्लांट्स है और प्लास्टिड्स यहाँ से याद हो जाएगा, ये सिर्फ प्लांट्स में होता है। क्या काम होता है इसका? इसमें हमारे अलग अलग कलर पिगमेंट्स होते हैं। इसमें हमने 2 चीजें पढ़ी, एक हमने देखा क्रोमोप्लास्टिक होता है, एक हमने देखा लियोप्लास्टिक होता है। लियो वाला कलरलेस होता है या वाइट होता है, क्रोमो वाला हमारा अलग अलग उसमें पिगमेंट्स होते हैं, येलो के, ऑरेंज के, ग्रीन के। ये ग्रीन वाले हमारे क्लोरोफिल वाले हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? स्टोरेज का काम करता है। जितना भी फूड आइटम्स वगैरह है, सब चीजें हैं वो यहाँ पे स्टोर होता है। इसमें हमने देखा प्लांट में जो होता है वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं लेकिन ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलो अब ये हमने यहाँ पे 6 सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस कर लिए। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज सेल डिवीजन। चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तभी हमने बोल दिया था कि भाई सेल के पास पावर होती है अपने जैसे और सेल्स बनाने की, जिसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, सो पहले पढ़ते हैं एंड देन हम इसके पार्ट्स भी डिस्कस करेंगे। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स एंड टू फॉर्म गैमीट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। सो यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये क्या क्या काम होता है, क्यों क्यों चाहिए होता है। तो पहली बात तो न्यू सेल्स बनाने होते हैं, किसके लिए? अपना भैया बॉडी ग्रो करेगी और पुराने वालों को रिप्लेस करना, जो डेड और इंजर्ड सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए और फर्दर ग्रोथ करने के लिए नए सेल्स चाहिए। सो न्यू सेल्स बनाने का काम एंड टू फॉर्म गेमीट्स
रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। अब एक प्रोसेस है जो सिर्फ रिप्रोडक्शन में ही यूज होता है, जो अपने जैसे और आगे गेमीट्स बनाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एक अपने से जैसे जो सेल बना रहा है वो अलग है, जो गेमीट्स बना रहे हैं वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, वो अलग है। अभी दोनों डिस्कस करेंगे हम। देन है द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। अब जो प्रोसेस है जिससे नए सेल्स बनेंगे वो सेल डिवीजन होता है। अब इसमें देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, दो अलग अलग तरह से सेल डिवीजन होता है। वन इज माइटोसिस एंड द अदर वन इज मियोसिस। एक एक करके पढ़ते हैं। माइटोसिस की जब हम बात करते हैं, ये बेसिकली सभी सेल्स परफॉर्म करते हैं सेक्स सेल्स के अलावा। सेक्स सेल्स हमारे क्या काम करते हैं, वो रिप्रोडक्शन में होता है, वो मायोसिस करते हैं, माइटोसिस नहीं करते। ठीक है, मायोसिस पे अभी आएंगे। नाउ द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। अब फर्दर ग्रो करने के लिए, जैसे डेड सेल्स खत्म हो रहे, नए सेल्स आएंगे तभी उनको रिप्लेस कर पाएंगे। सो फर्दर ग्रोथ के लिए जो प्रोसेस किया जाता है दैट इज माइटोसिस। इसमें क्या होता है, एक जो मदर सेल है वो अपने जैसे सेम अपने जैसे दो डॉटर सेल बनाती है। जितने क्रोमोसोम्स इसमें है फर्दर उतने ही 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स उसको भी मिलते हैं। पढ़ते रहते हैं साथ साथ। In this process, each cell called mother cell divides to form two identical daughter cells. So ये cell further दो अलग अलग daughter cell, इसको mother cell बोलते हैं, और जो further इसने cells बनाए हैं उसको daughter cell बोलते हैं। तो ये अपने जैसे same identical, genetically identical daughter cells बनाते हैं। The daughter cells have the same number of chromosomes as the mother cell. जितने chromosome इसके पास है 23 पेयर, वही वो further 23 पेयर इसके पास भी, 23 पेयर इसके पास भी जाएगा as mother cell. It helps in growth and repair of tissues in organism. ये help करता है growth और repair of tissues in organism. ठीक है, clear? अब दूसरा बात करते हैं, ये था माइटोसिस। अगला है मियोसिस। याद रखना ये सिर्फ हमारी बॉडी में जो सेक्स सेल्स होते हैं वो करते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में काम होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, specific cells of reproductive organs or tissues in animals and plants divide to form gametes. इसमें gametes बनाए जाते हैं। इसमें जो आगे बन रहे हैं उसको हम ये नहीं बोलते सेल्स बना रहे हैं, हम बोलते हैं कि सेक्स सेल्स आगे gametes बनाते हैं। तो क्योंकि इसमें ये क्या करते हैं, which after fertilization give rise to offspring, जिसमें आगे जाके वो फर्टिलाइज करके ऑफस्प्रिंग बनाएगा। They divide by different process called meiosis which involves two consecutive division. यहाँ पे दो डिविजन एक साथ होते हैं। जैसे पहले यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे दो में डिवाइड हुआ, अगेन इसके पास ये 4 से 4 नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इसने आगे 2 दिए, इसमें 2 चले गए, एंड फर्दर ये अगेन आगे 2 में डिवाइड हो गए। तो बेसिकली एक मदर सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो रही है। एंड ये जो 4 में डिवाइड हो रही है उसमें क्या था कि एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बने, इसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, इसमें भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आए। यहाँ पे पेयर नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स गए। उससे होगा क्या, जैसे यहाँ पे एक में 23 क्रोमोसोम्स है, इन द प्रोसीड रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में 23 इसके पास है, 23 इसके पास है, दोनों मिलके अगेन 23 पेयर बन जाएगा। लेकिन यहाँ गेमीट्स के पास 23 पेयर्स नहीं है, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स है। वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जब दोनों मिलेंगे तब जाके हमारे पास 23 इसके और 23 पेयर कंप्लीट होगा। ठीक है, पढ़ते हैं। Which involves two consecutive division, ये हमने देख लिया। When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cell instead of just 2. तो यहाँ पे 4 नए cells बनते हैं। The new cells will have only half the number of chromosomes than that of the mother cell. जैसे mother cell में अगर 23 पेयर का मतलब क्या है बच्चे, 23 पेयर का मतलब है 46 क्रोमोसोम्स है इसके पास। लेकिन जब आके वो डिवाइड होता है तो इसके पास 46 नहीं है, इसके पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, वहां पे हम बोलते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 पेयर का मतलब क्या है, पेयर का मतलब 23 प्लस 23। सो वहां 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट इस केस में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स है, क्योंकि इनको आगे जाके क्या करना है, ये सेक्स सेल्स है, ये आगे जाके अगेन एक यहाँ से मिलेगा, एक जैसे एक फादर से मिलेगा, एक मदर से मिलेगा, तो दोनों मिलके 23 इधर 46 बना लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। सो ये होता है हमारा प्रोसेस मायोसिस का, और वो था माइटोसिस। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपको डिफरेंस बताना है। अभी तक हम जितनी चीजें पढ़ते हुए आ रहे थे, तो हमने एनिमल सेल की कभी बात करी, कभी प्लांट सेल की बात करी, बट दोनों में क्या डिफरेंस है ये कभी कभी आता है। उससे पहले ये ध्यान रखना है दोनों में सिमिलैरिटी क्या है भाई, दोनों ही हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है, चलो अब एनिमल सेल की बात करें तो भैया इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है।
हमने पहले ही बात कर रही थी कि भैया जो हमारा प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होती है, बेसिकली दोनों में प्लाज्मा कॉमन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है, लेकिन इसके पास एक और आउटर कवरिंग है जो कि उसकी सेल वॉल होती है, जो बेसिकली उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। ठीक है, आगे plasma membrane is the outer layer which provides turgidity to the cell, and इसमें cell wall is the outer layer which gives rigidity and turgidity to the cell। ठीक है, turgidity वही है कि जब उसमें पानी भर जाता है तो वो स्वेल अप हो जाता है, तो उसको बर्स्ट होने से बचाना। ठीक है, नेक्स्ट है वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज। एनिमल सेल में हमारे जो एनिमल सेल्स है इसमें जो वैक्यूल्स का साइज है छोटा छोटा होता है, इसमें हमारा वैक्यूल इतना बड़ा होता है, सो साइज का डिफरेंस है। देन एनिमल सेल में हमारे प्लास्टिड्स नहीं होते, हमने पढ़ा था प्लास्टिड्स का काम क्या होता है बेटा, ये पिगमेंट प्रोवाइड करता है, तो वो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। एंड देन न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर, हमेशा ये अभी आपको ऐसे दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कोने में है, बट इसको ऐसे 3D इमेजिन करो कि सर्कुलर है। जब भी एक एनिमल सेल बनाते हैं तो उसके सेंटर में हम हमेशा न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियस लाइज ऑन वन साइड, और इस केस में हमारा एक साइड पे न्यूक्लियस होता है क्योंकि भैया वैक्यूल को इतनी सारी जगह चाहिए होती है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। और भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकते हैं बट आई थिंक दिखते सफिशिएंट है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, सो विद दिस लास्ट टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आई रियली होप कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड इसके बाद चैप्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई भी टॉपिक बच्चे आपको ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइंड किया करो, दोबारा से सुनोगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, दिस वॉज दी चैप्टर एंड नाउ वील सॉल्व दी बैक एक्सरसाइजेज इन बिटवीन क्वेश्चंस, ये सब डिस्कस करेंगे बट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ कोर्स। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।